अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ आईकेप का एक पास पेपर विंटर 2009 का डिस्कस करूंगा और ये पास पेपर जो है वो फॉरेक्स के बारे में, और इससे हमें जो है वो फॉरेक्स की एक प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो इस पास पेपर को डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कलात इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड QIL इज़ अ मीडियम साइज्ड कंपनी which carries out extensive trading, imports as well as exports with various German companies. The management of QIL is concerned about the recent fluctuation in the exchange rate parity between Pak rupees and euro, and is considering to hedge the following transactions which it expects to undertake on 15th of December 2009. जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स दी हुई हैं और इसकी जो हेजिंग है वो आपने करनी है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, पहली ट्रांजेक्शन है इंपोर्ट ऑफ IT इक्विपमेंट, अमाउंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट 15 जून। इसी तरह से एक्सपोर्ट है, फिर एक्सपोर्ट है और फिर इंपोर्ट है। अच्छा, अब अगर हम ये नोट करें कि ये वाली ट्रांजैक्शन यानी कि जो 15 जून 2010 को यूरोस में ट्रांजैक्शन हो रही है, इंपोर्ट मैंने किया है IT इक्विपमेंट। और इंपोर्ट का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई चीज़ इंपोर्ट की है तो उसके लिए मैंने जो है वो पैसे पे किए होंगे। और आज से 6 महीने बाद, आज दिसंबर 15 है, 6 महीने बाद 15 जून होगी। साथ में मैंने एक्सपोर्ट किया है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को 77,000 यूरोस में सेम डेट को। और जब मैं कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं। तो देखिए, मैं जब अपने पास ये जो 15 जून वाली दिन है ना, इस दिन जब मैं हेजिंग पॉलिसी बनाऊंगा तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं 223,500 पाउंड्स पे करूं और 77,000 रिसीव करूं, बल्कि मैं 223,500 जो पाउंड्स पे कर रहा हूँ उसमें से 77,000 यूरोज जो पे कर रहा हूँ उसमें से 77,000 यूरोज तो वही होंगे जो मेरे पास यूरो की शक्ल में एक्सपोर्ट की सूरत में आए होंगे। तो कुछ हद तक यानी कि 77,000 यूरोज की सेटलमेंट जो है वो तो इधर से ही हो जाएगी। बाकी मेरा 146,500 का एक नेट पेएबल आ जाएगा जिसको मुझे हेज करना होगा 15 जून वाले दिन। अच्छा, दूसरा, ये जो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 15 मार्च को, ये 98,500 जो है एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यानी कि ये मेरा रिसीवेबल होगा। किस दिन? 15 मार्च। और जो ट्रांजैक्शन मैं अपनी ही करेंसी में यानी कि रुपीज़ में कंडक्ट कर रहा हूँ, चाहे वो 15 मार्च को ही क्यों ना करूँ, उस पर तो कोई हेजिंग का रिस्क है ही नहीं ना, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन डिसाइड हुई है, ट्रांजैक्शन में जो करेंसी डिसाइड हुई है वो रुपीज़ है, तो मुझे 22.5 मिलियन रुपीज़ ही मिलेंगे। मुझे 22.5 मिलियन रुपीज़ ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास वो ट्रांजैक्शन है जो रिस्क पर है, जिसको आपने हेज करना है। यानी कि 15 मार्च को आप 98,500 यूरोज़ रिसीव कर रहे हो और 15 जून को आप 146,500 यूरोज़ पे कर रहे हो। अब हेज करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उसमें से एक तरीका आपका फॉरवर्ड है। बहरहाल देखते हैं आगे सवाल में क्या डिटेल्स हैं। सवाल में आगे हमारे पास अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में कुछ एक्सचेंज रेट्स बताए हुए हैं, 3 महीने का, 6 महीने का फॉरवर्ड रेट और आज का स्पॉट रेट। कुछ इंटरेस्ट रेट्स बताए हुए हैं 3 और 6 महीने की बोरोइंग के लिए जो रेट्स अप्लाई होंगे। कैलकुलेट दी नेट रुपी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दैट QIL should expect from the above transactions under each of the following alternatives: hedging through the forward, hedging through the money market. Determine which would be the better alternative for QIL 12 मार्क्स। तो पहले हम फॉरवर्ड मार्केट के हिसाब से सवाल को सॉल्व करते हैं कि अगर हम फॉरवर्ड मार्केट में डील करेंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर हम फॉरवर्ड मार्केट में डील करेंगे ना, तो हमारी जो रिसिप्ट्स हैं पहले उसको देख लेते हैं जो 15 मार्च को होंगी। 15 मार्च का मतलब अगर आज 15 दिसंबर है तो 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च यानी कि 3 महीने बाद मुझे रिसीविंग होगी। और मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 98,500 यूरोज़ की रिसीविंग होगी, जिसको मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करवाऊँगा।
और इसका मतलब ये है कि जो करेंसी या एक्सचेंज डीलर होगा वो मुझसे यूरो परचेज़ करेगा, जो मैंने यूरो रिसीव किए होंगे मैं उसको बेचने जाऊंगा, वो मुझसे वो क्या कहते हैं यूरोज़ जो होंगे वो लेगा, और यूरोज़ लेकर उसके बदले में मुझे जो है वो रुपीज़ देगा। यानी कि वो यूरोज़ मुझसे बाई कर रहा होगा। और अगर वो यूरोज़ बाई कर रहा होगा तो हमारे पास एक टेबल है, उसमें लिखा हुआ है यूरो का बाइंग रेट। ये बाइंग जो है वो डीलर के हिसाब से होती है, वो ₹123.62 है, यानी कि इतने रुपए में वो मुझसे 1 यूरो ख़रीदेगा। तो हर यूरो के अगेंस्ट वो मुझे 123.62 रुपीज़ देगा, यानी कि टोटल 121,76570 रुपीज़ मुझे मिलेंगे। दूसरा इसका तरीका ये था कि हम देखते थे कि हमें दो रेट दिए हुए हैं, एक 123.62 रुपीज़ पर यूरो और एक दिया हुआ है 123.96 रुपीज़ पर यूरो। तो हम इसको ऐसे सोचते थे कि यार जो करेंसी डीलर होगा वो हमेशा अपना फ़ायदा सोचेगा, यानी कि अगर मैं उसके पास यूरो लेकर जाऊंगा और बोलूँगा मुझे रुपी दो, तो वो कम वाले रुपीज़ देगा। इन दोनों में से कम क्या है? 123.62। और जब मैं उसको बोलूँगा कि यार मुझे यूरो चाहिए, तो वो ज़्यादा वाले रुपीज़ मांगेगा। तो इस हिसाब से जो फॉरवर्ड मार्केट हेजिंग हुई पहली ट्रांजैक्शन की, उसका आउटकम 121,76570 है। दूसरे सिनेरियो में 146,500 जो है वो मुझे यूरोज़ में पे करने हैं 15 जून, यानी कि आज से 6 महीने बाद। यानी कि मैं अगर फॉरवर्ड मार्केट में जाऊंगा तो मैं 6 मंथ फॉरवर्ड पर जाऊंगा, और अब मुझे इतनी यूरोज़ की पेमेंट करने के लिए यूरोज़ ख़रीदने होंगे, और अगर मैं ख़रीदूंगा तो डीलर बेचेगा, यानी कि डीलर का सेल रेट। या दूसरा आसान तरीका कि जब आप यूरो ख़रीदने जा रहे हो तो आपको वो महंगे दामों में बेचेगा। तो 123.21 और 123.54 में से 123.54 ज़्यादा है, तो 123.54 से हम मल्टीप्लाई कर कर ये अमाउंट निकाल लेते हैं जो मुझे पे करना पड़ेगा, जिसमें मेरे रुपीज़ यूरोज़ में कन्वर्ट होंगे, वो 180,98610 है। ठीक है, ये मेरी पेमेंट होगी एज़ पर फॉरवर्ड, और ये मेरी रिसीविंग होगी इन रुपीज़ एज़ पर दी फॉरवर्ड मार्केट। फिर दूसरी जो हमारी हेजिंग की टेक्निक कहलाती है वो कहलाती है हमारा मनी मार्केट हेज। अच्छा, मनी मार्केट हेज में हम जो बोरोइंग और लेंडिंग रेट्स हैं, जैसे कि बहुत बार डिस्कस किया, हम बोरोइंग और लेंडिंग रेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम मनी मार्केट हेज पर जाते हैं और हम बोरोइंग और लेंडिंग रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रेट्स मुझे जो दिए हुए हैं वो 3 महीने के और 6 महीने के रुपीज़ के और पाउंड्स के रेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक ऊपर वाले बोरोइंग रेट्स हैं, ऊपर वाले बोरोइंग रेट्स हैं, और नीचे वाले जो है वो लेंडिंग रेट्स हैं, नीचे वाले जो है वो लेंडिंग रेट्स हैं। सही है ना? तो ये रेट्स दिए हैं। अब हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस थी, एक एक कर कर इन ट्रांजैक्शंस को हम देखते हैं। सबसे पहले हम 3 महीने बाद वाली पेमेंट को देखते हैं। देखिए 3 महीने बाद जो है, सॉरी 3 महीने बाद जो है वो मुझे क्या होना है? रिसीव होना है, पे होना है पैसा। मुझे 3 महीने बाद 98,500 यूरोज़ रिसीव होना है। तो मुझे जब 98,500 यूरोज़ 3 महीने बाद रिसीव होने हैं, तो जब मुझे पैसे रिसीव होने थे, मनी मार्केट हेज के कुछ स्टेप्स थे। ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं वो स्टेप सारे रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन सवाल सॉल्व करूँगा। तो हम क्या करते थे, हम आज कुछ अमाउंट बोरो कर लेते थे इस तरह से कि जब 3 महीने गुजरे तो मुझे जो वापस करना पड़े अमाउंट वो 98,500 हो। तो कितने यूरोज़ आज मैं बोरो कर सकता हूँ वो मालूम करने के लिए 98,500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जो हमारा बोरोइंग का रेट है यूरोज़ का वो 5% है, डिवाइडेड बाई 5% है, मल्टीप्लाइड बाई 3/12। 3/12 क्यों? 3/12 इसलिए क्योंकि मुझे इसको जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट करना है, एनुअल रेट दिया हुआ था 97,283.95। ये मैं आज बोरो करूँगा ताकि ये इंटरेस्ट के साथ जो है वो 98,500 हो जाए। ठीक है, और जब मैं वो रिसीव करूँ तो मैं उससे इसको पे कर दूँ। इसको फिर हम लोकल करेंसी में आज के स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करते थे, ये आप बहुत बार कर चुके हो, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे रेलेवेंट कन्वर्जन रेट से। आज का स्पॉट रेट जो है जिसमें मैं यूरोज़ को रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ वो 124.22 है, यानी कि इतने रुपए आज मुझे मिल सकते हैं। अच्छा जी, अब ये रुपए मिल गए, ये रुपए मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ कितने टाइम के लिए? सेम टाइम के लिए, यानी कि 3 महीने के लिए, यानी कि 1 प्लस इन्वेस्टमेंट का जो रेट है रुपीज़ का वो है 6.5%।
तो 6.5% मल्टीप्लाइड बाई 4/12, इस पर मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया, तो ये 1 2 3 4 6 446 बना। ठीक है, मैं वापस से ज़रा इसको चेक कर लूँ। सही है, जो अमाउंट है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 + 6.5%। अच्छा 3/4 होगा ना, 3 महीना। 12280,987। अब देखें, मैं डायरेक्टली कुछ सवाल यहाँ पर कुछ चीज़ें सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये बहुत बार हम सॉल्व कर चुके हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट इसके डिस्कस हो चुके हैं, तो इसीलिए मुझे बार बार ये सॉल्व डिस्कस नहीं करना चाहिए सॉल्व करते वक्त। तो हमने बोरो इतने करे जिससे ये फ़ंड ग्रो होकर इंटरेस्ट के साथ इतना बनेगा, मैं पे कर दूंगा। इसको मैंने आज अपनी लोकल करेंसी में यानी कि PKR में कन्वर्ट किया और PKR को मैंने इन्वेस्ट कर दिया। PKR को मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है जनाब। अच्छा, दूसरा, अगर हम 6 मंथ्स बाद हमें जो पेमेंट करनी है उसकी बात करें, मुझे 146,500 6 मंथ्स बाद पे करने हैं। मुझे 146,500 6 मंथ्स बाद पे करने हैं। तो पेमेंट वाले केस में हम ये करते थे कि आज हम जो है वो इतना डिपॉजिट कर दें, लेंडिंग कर दें आज, कि हमारे पास जो है वो 146,500 हो जाएं 6 महीने बाद और मैं उससे पेमेंट कर लूँ। तो इसका तरीका ये था कि 146,500 को मैंने डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया भाई? कितना डिपॉजिट कर देंगे आज हम यूरो में? 1 + लेंडिंग का रेट 3% है, तो 1 + 3% मल्टीप्लाइड बाई 6/12। ठीक है, क्या अमाउंट आया? 144,335। ये हम एक जगह पर इन्वेस्ट कर देंगे, लेंड कर देंगे। आज इतने पाउंड्स, आज इतने पाउंड्स, आज इतने पाउंड्स हम लेंड कर देंगे, ताकि वो इंटरेस्ट के साथ 146,500 हो जाएंगे और मैं पेमेंट कर दूंगा। अब ये लेंड कर रहे हैं तो इसके लिए ऑब्वियसली इतने हमें यूरोस की ज़रूरत है। वो यूरोस कहाँ से आएंगे? PKR से आएंगे। तो कितने PKR चाहिए होते हैं इतने यूरोस खरीदने के लिए? आज का जो स्पॉट रेट है वो यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि भाई कितने PKRs के अगेंस्ट मुझे इतने यूरोस मिलेंगे। तो मैं 124.52 से करूँगा मल्टीप्लाई, ये PKR बन जाएंगे मेरे। इसको मैंने 124.52 से किया मल्टीप्लाई। ठीक है, 179,72591 बन गया। और ये मुझे कहीं से ऑब्वियसली बोरो करना पड़ेगा, इतना फ़ंड मुझे कहीं से बोरो करना पड़ेगा। तो जब इतना फ़ंड मुझे कहीं से बोरो करना पड़ेगा तो उसके बोरोइंग की जो कॉस्ट होगी वो भी मुझे बेयर करनी है। तो 1 + PKR में जो बोरोइंग का रेट है वो 11% है। 11% मल्टीप्लाइड बाई 3/12, ताकि मैं उसको, सॉरी 6/12 है, 6/12 है, 6/12 मल्टीप्लाइड बाई 6/12, और ये हमारा आ जाता है 18961084। 18961084। ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास दोनों के आउटकम्स हैं। अच्छा, अब सवाल ने पूछा था डिटरमाइन विच वुड बी बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर QIL। QIL के लिए बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है? अब देखिए, जब हम बात करते हैं रिसीविंग की, जब हम बात करते हैं पैसे रिसीव करने की, तो अगर हम फॉरवर्ड मार्केट से ऑपरेट करते हैं ना, तो हमारी रिसीविंग होगी 121,76570। लेकिन अगर हम मनी मार्केट के कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो हमारी रिसीविंग 122,80987 होगी, यानी कि ज़्यादा होगी। तो रिसीविंग वाले यानी कि पहले केस में मुझे जो है वो मनी मार्केट हेज ऑप्ट करना चाहिए। जब हम बात करते हैं पेमेंट वाले केस में, तो फॉरवर्ड मार्केट के हिसाब से मुझे 180,98610 पे करने होंगे, जबकि अगर मैं मनी मार्केट हेज यूज़ करूँगा तो उसका इक्विवेलेंट अमाउंट 18961084 बन रहा। तो ऑब्वियसली मुझे सेकेंड पार्ट के लिए क्या करना चाहिए? मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्ट करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बार पहले भी डिस्कस हो चुके हैं। तो मैंने चीज़ें जो है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट रखी हैं। आप लोग काइंडली इसको अच्छे से सॉल्व करें
और बेसिक लेक्चर्स की वीडियो देखकर इस लेक्चर को देखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।